प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपको लेकर आए हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हम क्यों सीखें, इसका फायदा क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक का मतलब ही ये है कि किसी चीज को करने से पहले उसका बेसिक जरूर सीखें। तो वही हम प्रश्नावली 1.2 का बेसिक सीखने की कोशिश करते हैं। तो समझते हैं ये एनसीईआरटी प्रश्न यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है क्या। तो पढ़ लेते हैं एक बार अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इसे समझने से पहले हम कुछ चीजें आपको समझाना चाहते हैं जिन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है क्या। देखिए दोस्तों, कुछ चीजें मैंने पहले से लिख ली हैं जिससे क्या है आपको समझाने में मेरा टाइम कम लगे और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए, जैसा कि आपको कुछ बच्चों को पहले से आता भी होगा, लेकिन जिन्हें नहीं आता उन्हें हम सिखा रहे हैं। क्या गुणनखंड फैक्टर क्या होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर क्या होते हैं, तो वो सीखना बहुत जरूरी है ये प्रमेय समझने से पहले। तो किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूर्णतः विभाज्य कर दें। समझिए, यानी कोई भी नंबर है तो उसके गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जिससे वो संख्या क्या होती है, पूर्णतः विभाज्य होती है। जैसे मैंने बोला कि 10 के फैक्टर क्या होंगे अर्थात गुणनखंड क्या होंगे। तो 10 के गुणनखंड का मतलब है ये 10 किस किस से पूर्णतः विभाज्य है। तो आप कहेंगे यानी किस किस के पहाड़े में आता है, ऐसे समझ लीजिए। तो आप कहेंगे ये 2 के पहाड़े में आता है अर्थात ये 2 से भी पूर्णतः विभाज्य है। इसी तरह से ये 5 के पहाड़े में आता है अर्थात ये 5 से पूर्णतः विभाज्य है। इसी तरह से ये किस में 10 के पहाड़े में भी आता है तो ये 10 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य। इसी तरह से क्या है, ये 1 के पहाड़े में भी आता है तो 1 से भी विभाज्य। इसका मतलब जो हमारा 10 है उसके अगर हम गुणनखंड की बात करें तो कितने हो गए, 4 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है, 4। 1, 2, 5, 10। इतनी बात आप समझ गए होंगे यानी गुणनखंड क्या होते हैं। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे 15 के अगर कोई गुणनखंड पूछ ले तो गुणनखंड का मतलब है 15 किस किस के पहाड़े में आता है। तो सबसे पहले 1 के पहाड़े में, तो अगर 1 पढ़ना चाहो कहीं तक भी चले जाओ तो 1 तो सबका गुणनखंड होता ही है। या फिर किस किस से ये विभाज्य है, 15 किस से विभाज्य, तो 1 से तो हर संख्या विभाज्य होती है। दूसरा ये 3 से भी विभाज्य हो जाएगा, तीसरा ये 5 से भी विभाज्य हो जाएगा और ये स्वयं से भी विभाज्य होगा यानी 15 से भी विभाज्य होगा। तो इसका मतलब ये इसके जो 15 के फैक्टर हैं वो कितने आए, 1 तो सबका फैक्टर होता है 1, 3, 5, 15 ही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी यानी गुणनखंड क्या होते हैं। उसके बाद में सीख लेते हैं, क्योंकि हमारी जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है उसमें एक शब्द आता है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं इंग्लिश में बोले तो कंपोजिट नंबर्स, ये देख लेते हैं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाज्य होती हैं। दूसरे शब्दों में बोलें तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं। और दूसरी बात ऐसे भी सीख सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने ले लिया 20, तो बताइए ये 20 एक भाज्य संख्या है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं 20 को भाज्य संख्या अगर होना है तो कैसे चेक कर पाएंगे। ये कितनी संख्याओं से, एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कटनी चाहिए। तो 1 का तो भाग जाएगा ही, इसमें 20 का तो भाग जाएगा ही, इसके अलावा देखते हैं किसी से कट जाएगी। यस, इसमें 2 का पूरा पूरा पहाड़ा जाएगा। इसी तरह से 5 का भी पूरा पूरा पहाड़ा जाएगा। इसी तरह से 4 का भी पूरा पहाड़ा जाएगा और इसी तरह से 10 का भी पूरा पहाड़ा जाएगा। तो इस संख्या की बात करें तो इसके अगर गुणनखंड की बात देखें तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणनखंड आ जाते हैं। अब बात करें तो ये भाज्य संख्या हो गई क्योंकि इसके 2 से क्या है, अधिक गुणनखंड हैं, या फिर ये 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है।
तो आपको समझ में आया होगा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए अगला हमारा क्या है, अगला है भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अगला हम सीखने जा रहे हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं या फिर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अभाज्य संख्याएं ही चैप्टर 1.2 का बेसिक है। ये अगर आपको नहीं आता तो आप जल्दी 1.2 को नहीं समझ पाएंगे। तो समझिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती, या वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझिए, हमने देखा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं, अर्थात ये संख्याएं किसी अन्य के पहाड़े में नहीं आती, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आती। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैंने बोला बताइए 2, क्या 2 के किसी पहाड़े में आता है, किसी अन्य के पहाड़े में आता है? नहीं। और 2 किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाज्य है? नहीं। तो आप कहेंगे जो 2 है केवल 2 से ही कटता है और 1 से कट जाएगा, तो इसका मतलब इसके जो 1 और 2 से ही पूर्णतः विभाज्य है, तो इसका मतलब ये कैसी है, अभाज्य संख्या। इसी तरह से मैं बोलूं जो 3 है, बताइए 3 किसी के पहाड़े में आता है क्या? आप बोलेंगे नहीं। क्या ये किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, एक और स्वयं के अलावा? आप बोलेंगे नहीं। इसी तरह से मैंने बोला 5, बताइए 5 किसी के पहाड़े में आता है? नहीं। या तो 5 के पहाड़े में आता है या फिर 1 के में, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। दूसरा मैंने बोला 7, बताइए 7 किसी अन्य पहाड़े में आता है? नहीं आता। या तो 7 के में आता है या 1 के में, या तो 7 से कटता है या 1 से कटता है, तो वही स्वयं से या फिर 1 से कटे वो कैसी संख्या होती, अभाज्य। ऐसे ही मैंने बोला 11, अगर आपके मन में 9 आ रहा है तो 9 3 से भी कट जाएगा, 9 9 से भी कट जाएगा, 9 1 से भी, तो इस तरह से 9 के मल्टीपल हो जाएंगे 3, 1 ये 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी, तो इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर थोड़ा ही है, इसके फैक्टर कितने हैं, 3। अब हम बात कर लेते हैं इसी तरह से 13, इसी तरह से 17 हो जाएगा, इसी तरह से 19 हो जाएगा, इसी तरह से 23 हो जाएगा, इसी तरह से कुछ लोगों के समझ में आ रहा होगा जितनी भी जोड़ा वाली संख्या नहीं है वो सभी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब ये नहीं है कि विषम संख्याएं सभी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का मतलब है जो किसी के पहाड़े में ना आए, अर्थात किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, अर्थात जिनके अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो केवल कितने फैक्टर हो, 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक कितना, स्वयं संख्या। तो इस तरह से जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं। जैसे मैंने बोला 17 के गुणनखंड करो तो 17 के कितने फैक्टर होगा, एक तो 1, एक तो 17। तो इस तरह से जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके केवल गुणनखंड 2 ही होते हैं, एक तो स्वयं संख्या और एक इसके अलावा 1। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा, तो बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये तुम्हारे जो 1.2 है उसका बेसिक है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड बहुत ही ध्यान से समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं, यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हुई है, किसी संख्या के वे गुणनखंड जिन्हें और गुणनखंडित न किया जा सके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला 20 से ही समझ लेते हैं। 20 को मैंने तोड़ा, 2, इसके कितने फैक्टर आए, 2 आया, 5 आया, 4 आया, 20 आया, 10 आया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो 20 के गुणनखंड हैं, टोटल फैक्टर हैं वो कितना है, 1 ये है, 2 3 4 5 टोटल फैक्टर है, एक 1 भी होगा। तो इस तरह से टोटल फैक्टर 6 हो जाते हैं। टोटल फैक्टर कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। लेकिन हमने बात करी कि अभाज्य फैक्टर क्या होते हैं या फिर प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। तो प्राइम फैक्टर की जैसा कि आप परिभाषा में देख पा रहे हैं, प्राइम फैक्टर वे होते हैं जिन्हें और फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता। जैसे 2, बताइए 2 को आप और तोड़ सकते हैं क्या, नहीं। तो ये कैसा होगा, अभाज्य गुणनखंड। कैसा होगा, अभाज्य गुणनखंड। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा है कि 1 भी तो अभाज्य गुणनखंड है, नहीं। एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 1 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह से 5, बताइए 5 को आप क्या टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, नहीं। इसे तोड़ सकते हैं या तो 5 या फिर 1।
इसके अलावा इसके फैक्टर नहीं कर सकते। लेकिन ये 4 है, 4 को आप तोड़ सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 1। तो ये 4 क्या है, अपने आप में एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य। तो ये कैसा गुणनखंड होगा, भाज्य गुणनखंड, ना कि अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से 20 के भी हम इतने ही टुकड़े कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, भाज्य गुणनखंड, ना कि अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से 10। तो 20 के जो केवल और केवल 2 अभाज्य गुणनखंड हैं वो क्या हैं, 20 के अभाज्य गुणनखंड अगर देखे जाएं, ऐसे गुणनखंड जिनके क्या हैं हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो कितने हैं, वो है एक 5 है और एक क्या है 2। इसके केवल और केवल 20 में 2 ही अभाज्य गुणनखंड आते हैं, एक 5 और एक 2। इसी तरह से अगर मैं बात करूं 10 की, तो 10 में भी देखेंगे आप कितने अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो 10 के टोटल फैक्टर होंगे 1, 2, 5 और एक 10। लेकिन इन सब में जो 2 और 5 है वो एक ऐसी फैक्टर हैं जो क्या हैं, स्वयं में यूनिक है, यानी ये किसी से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, अर्थात ये खुद में कैसे हैं, अभाज्य हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब समझते हैं जो हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है वह क्या है। अब दोस्तों क्लियर मैं गारंटी लेता हूं कि ये प्रमेय आपको 100% समझ में आएगी। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो यहीं पर रोक दें। जैसा कि हमारी जो प्रमेय है वह क्या कहती है, अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या, हमने समझ लिया है भाज्य संख्या वे संख्या है जो स्वयं से कटें और अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हों। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। समझिए, अब ये कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 10, तो इनके अनुसार अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार इस 10 को हम क्या है, ये भाज्य संख्या है, अभी हमने सीखा 10 क्या है, भाज्य संख्या है, तो इसे हम अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। तो जो हमारा 10 आया उसके हमने 2 गुणनखंड किए, और कैसे, अभाज्य गुणनखंड। तो बताइए 10 को हम अभाज्य संख्याएं यानी 2 × 5 अभाज्य संख्याएं और इनका बीच में गुणा लगाए, तो इसका मतलब ये गुणनफल यानी 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही तो 10 है। किस किस का, 2 और 5 का जो गुणनफल है वह क्या है, 10। एक तो बात ये कहती है प्रमेय ये, और दूसरी बात ये प्रमेय कहती है कि जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो अपने आप में कैसे होते हैं, किसी भी संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं अर्थात अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित किया जाता है, तो जो फैक्टर अपने आप में कैसे होते हैं, यूनिक। यूनिक का मतलब समझिए अपने आप में क्या होते हैं, अद्वितीय, यानी इनकी तरह कोई फैक्टर नहीं हो सकता इसका। जैसे 10 का है, 10 है, 10 के हम कोई अन्य अभाज्य फैक्टर नहीं कर सकते, केवल और केवल 2 × 5 ही कर सकते हैं। अगर इनके किसको हम क्रम को ध्यान ना दिया जाए, जैसे हम 2 × 5 को लिख सकते हैं 5 × 2, तो इस क्रम को ना देखें तो केवल और केवल 10 के अभाज्य फैक्टर 2 ही होंगे, एक 2 और एक 5। यही हमारी क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। आप कहेंगे ये तो हम सीखे हुए थे। हाँ, आप सीखे हुए थे, लेकिन इसका आप पहले से नाम नहीं जानते थे। तो बस यही अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। अब समझ लेते हैं, हमें आगे प्रश्नावली करना है। जो 1.2 है उसमें सवाल है, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या को गुणनखंडित करवाता है, या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो हम सीख लेते हैं संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना। शायद आप ये प्रमेय सीख चुके होंगे, तो मैं आगे आप सिखाता हूँ अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 20, क्या है 20। तो आपने सीखा होगा बचपन में कक्षा 3-4 में 20 के पहले आपसे मैंने बोला है कि 20 और 30 का एचसीएफ या फिर एलसीएम ज्ञात करो, लासा निकालो। तो आप करते थे 20 और 30 को एक तरफ लिख लिया, या फिर मैंने बोला
कि 20 और 30 इनका 20 का वर्गमूल निकालो या फिर 40 का वर्गमूल, इस तरह से वर्गमूल कितना आएगा तब भी ऐसे ही कर लेते थे। लेकिन इसका एचसीएफ निकालो तो आप करते थे बचपन में 20 और 30 को लिख लेते, लेकिन मैं 20 को लिख रहा हूँ तो इनके आप टुकड़े करते चले जाते थे। जैसे ये 20 है तो ये सबसे पहले देते थे आप 2 से भाग। 2 से भाग का मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग, तो दिया इसमें तो 2 एकम 2, 0 में जाएगा नहीं तो 0 का 0। ऐसे ही 2 फिर उतारा, क्योंकि ये 10 है, ये 2 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी कितनी बार में, 5 बार में। फिर आप करते थे ये 5 आया यानी 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते थे, चेक करते थे, 3 से भी नहीं कटेगा, फिर ये 5 से, तो 5 से काट के देखा तो 5 कितनी बार जाएगा, 1। तो आप लिख लेते थे यानी 20 बराबर लिख सकते हैं, बताइए कितना, 2 गुणा 2 गुणा 5, बताइए लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 5, किसके लिए, 20 के लिए। इसकी गुणा में 1 भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही क्या है, इस संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड है, इस संख्या के क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। और आपको पता होगा अगर कोई संख्या है जिसका आधार क्या है, सेम, या फिर ऐसे समझ लीजिए सेम संख्या की गुणा सेम संख्या से की जाती है तो उस संख्या का क्या हो जाता है, वर्ग। जैसे मैंने x की मल्टीप्लाई अगर x से करूं तो इसकी घात हो जाती है 2। इसका मतलब क्या है, आधार अगर समान है, आधार अगर समान है तो उसकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। किसी संख्या पर अगर कोई घात नहीं है तो इसका मतलब उस पर कितनी घात है, 1। तो 1 इसकी आधार दोनों जगह सेम, तो घातें कितनी हो जाएंगी जुड़ के, 1 और 1 2। इसी तरह से बताइए मैं 20 को लिख सकता हूँ क्या, 2 की घात 2 गुणा, इस पर कोई घात नहीं है तो ये क्या है, 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। तो यही क्या है, 20 के अभाज्य गुणनखंड हैं, प्राइम फैक्टर हैं। और समझ लेते हैं एक आध उदाहरण लेकर। जैसे मैंने बोला 144, तो 144 अगर आप लेंगे तो 144 के गुणनखंड करेंगे तो 144 को आप ऐसे लिख लेंगे। सबसे पहले तो ये लाइन खींच लेंगे, फिर क्या करेंगे, ये देखेंगे इस तरह से लिख लिया। फिर आपको चेक करना है इसमें कि ऐसी कौन सी संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे इसमें भाग चला जाएगा। तो आप अंत में 2 देख रहे हैं तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा, कितनी बार, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर इसमें 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से भाग चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता वो समझ लें कैसे भाग दिया। ये 7 है तो 7 में 2 से भाग देना है, या तो 7 के बराबर हो जाए या कम से कम रहे 7 से। तो 2 तिया यानी 3 बार किया, 4 बार करोगे तो 7 से ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 तिया 6 हो गया। यहाँ से बच्चा 1, ये पीछे 2 है तो 1 और 2 कितना हो गया, 12। तो फिर 2 छंग 12। इसी तरह से फिर करना है हमें 2 से, 2 एकम 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16। इसी तरह से 2 नेम 18, फिर 3 से भाग चला जाएगा, 3 तिया 9। इसी तरह से 3 एकम 3। तो हम 144 बराबर क्या लिख सकते हैं, 144 बराबर आपने देखा हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार है, 4 बार है, गुणा कितना, 3 गुणा 3। इसे किसी और रूप में भी लिख सकते हैं, ये 1 घात है, ये 1 घात है, ये 1 घात है, 1 घात है, ये भी 1 घात 1 घात। ये देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। आधार हर बार समान है तो हम घातों को क्या है, जोड़ सकते हैं। अर्थात ये कितनी बार है, 4 बार, तो 4 घात आ जाएगी। इसी तरह से 3 की घात 1 कितनी हो जाएगी, 3 की घात 2। तो दोस्तों आप सीख चुके होंगे जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।